हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ एकदम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आप सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे कि हम लोग नाउन नंबर पे स्टडी कर रहे हैं, जिसे कि हिंदी में वचन कहते हैं। इसमें जैसे कि पहले अपने लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि नाउन नंबर्स पे या नाउन वचनों पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इनके लेकिन स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक नियम पे हम पढ़ चुके हैं, दूसरे नियम पे भी पढ़ चुके हैं। आज उसके तहत हम लोग तीसरे नियम को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पढ़ना। आज का जो नियम है वो रूल 3 है, जिसके तहत ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। देखिए, मैं पहले दिन से बात को कह रहा हूं, इस बात को नाउन के संदर्भ में आप बहुत ध्यान रखिए। फॉर्म और सेंस, मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि फॉर्म और सेंस पे ध्यान दीजिए। फॉर्म का मतलब क्या देखने में लग रहा है, और सेंस का अर्थ हुआ कि वो क्या मीनिंग उसका क्या जा रहा है वाक्य में। तो हमेशा हमें ग्रामर के तहत इसको इंपॉर्टेंस देनी है, फॉर्म को नहीं देना है। इसके तहत हमें हमेशा ग्रामर में फॉर्म पे ध्यान देना है कि नाउन का फॉर्म कैसा है। हो सकता है कि फॉर्म सिंगुलर दिख रहा हो लेकिन उसका सेंस प्लूरल जा रहा हो, जैसे कि कैटल होता है, जैसे कि इसमें उदाहरण में है। तो यहाँ उन नाउन्स की सूची है या लिस्ट है कि जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं लेकिन वो सेंस में प्लूरल हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर सेंस में प्लूरल हैं तो ये थोड़ा इजी भी है कि अगर सेंस में प्लूरल हैं तो उनके लिए वर्ब भी प्लूरल्स आएंगी, और अगर उनके बाद कहीं अगर प्रोनाउंस उनसे संबंधित पूछा जा रहा है तो प्रोनाउंस भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये पहला नियम, ये तीसरा नियम ये कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, सो प्लूरल वर्ब्स प्लूरल प्रोनाउंस आर यूज्ड विद देम। अब उनकी लिस्ट जो है, जो लिस्ट का मतलब ये हुआ कि वैसे तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये उन शब्दों की सूची है कि जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे या तमाम तरह के पेपर्स आपने हो सकता दिए भी हों, तो आप देखेंगे कि उनमें से काफ़ी शब्द इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, और ये डिफेंस के एग्जाम के पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप चाहें तो अन्य एग्जाम्स जो कि और जिनमें अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत होती है, उनमें भी ये काम करेगा ये नियम। तो इसके नियम के तहत जैसे कैटल है, तो कैटल का अर्थ ये होता है कि एक ऐसे पशुओं का समूह जिसमें कि तमाम तरह के जानवर हों। जैसे हो सकता है कि उसमें गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। तो मतलब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का ये समूह है। तो ये विभिन्न प्रकार के इसमें जानवर हैं, यानी तमाम जानवर इसमें आते हैं। तो इसका सेंस प्लूरल जाता है, इसीलिए इसके साथ जब भी वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। अगर उसके बाद प्रोनाउन अगर उससे संबंधित आ रहा है तो वो भी प्लूरल होगा। तो लेकिन यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड माने भी पशुओं का समूह होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि कैटल में विभिन्न अलग अलग तरह के जानवर हो सकते हैं, लेकिन हर्ड जो है एक तरह के जानवरों का समूह होता है। ये होता है एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप। अगर एक ही टाइप के हैं, जैसे बकरियों की का समूह है, तो बकरियों के समूह को कहेंगे हर्ड। या कहीं जंगल में हिरणों का समूह है तो उसको भी आप हर्ड कह सकते हैं, लेकिन उसको कैटल नहीं कह पाएंगे। कैटल का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के जानवरों का एक साथ जब कलेक्शन होगा तो उसे कैटल कहते हैं। इनका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। हो सकता है कि बकरियों का ही समूह हो और उसकी जगह कैटल लगा दे। ये भी हो सकता है कि एक नाउन जहां की कुछ और प्रयोग करना चाहिए वहां कोई और प्रयोग करके भी एरर दिए जाते हैं। पीपुल, ये आप जानते हैं कि जब काफी लोग एक जगह हों तो कई लोगों के लिए अर्थ में पीपुल होता है। लेकिन इससे संबंधित मैं और बातें भी आपको बताऊंगा कि अभी मैं आगे अपने लेक्चर्स में बताऊंगा। एक शब्द आप पीपुल्स भी होता है, लेकिन जब पीपुल्स होता है तो उसका अर्थ हो जाता है नेशंस। अब देखिए, ये अतिरिक्त अर्थ है, इसका अलग अर्थ है। यहां पीपुल्स का मतलब कई लोग नहीं हुआ,
यहाँ इसने अपना अर्थ बदल दिया, पीपुल्स का अर्थ हो गया कई राष्ट्र। तो जब कई राष्ट्रों के संदर्भ में, अच्छा आप बताइए कि जब कई राष्ट्रों के संदर्भ में हम प्रयोग कर रहे हैं तो पीपुल का प्रयोग करेंगे कि पीपुल्स का प्रयोग करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, कई राष्ट्रों के संदर्भ में हम पीपुल्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर लोगों के लिए, अच्छा मान लीजिए कहीं पे लोगों के लिए ऑल द पीपुल्स, अगर ऐसे कर दे ऑल द पीपुल्स ऑफ दिस विलेज आर वेरी पुअर, तो मान लीजिए हमने पीपुल्स इस्तेमाल कर दिया, तो वहां स्वाभाविक सी बात है कि गांव के लोगों की बात हो रही, गांव के राष्ट्र तो हो नहीं सकता। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर आपको गांव का अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की बात हो रही है। लेकिन ये अपने आप में भी ये प्लूरल है और इसके लिए जब भी वर्ब आएगी तो वो प्लूरल आएगी। वर्मिन, ये शब्द अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्मिन का अर्थ होता है कि वो जानवर या कीड़े मकोड़े, भी आप समझ सकते हैं कि वो जानवर या कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए चूहा है, टिड्डा है या इनका समूह है, तो इनको एक साथ अगर कहेंगे यानी वो जानवर या इंसेक्ट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, मतलब ऐसे जानवर या कीड़े मकोड़े जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें वर्मिन कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ वर्मिन्स नहीं लिखा है, वर्मिन यानी ये खुद ही समूह है। किसका समूह है? ऐसे कीड़े मकोड़ों का या ऐसे जानवरों का जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह से एक वर्ड होता है टाइडिंग्स, ये टाइडिंग नहीं है, ये टाइडिंग्स ही होता है और हमेशा प्लूरल सेंस में होगा। तो टाइडिंग्स का अर्थ होता है कि ऐसी न्यूज या इंफॉर्मेशन या जानकारी या सूचनाएं जो आपको आने वाले वक्त में मिली या मिलेंगी, तो या जो सूचनाएं आपको मिली हैं, तो इसका संबंध हुआ न्यूज या इंफॉर्मेशन से। तो ये यहाँ अगर देखिए, आपको मैंने जैसे इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, जानकारी दी थी कि इंफॉर्मेशन कैसा है। इंफॉर्मेशन का ये कभी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर टाइडिंग्स है तो ये इसमें से एस हटेगा नहीं, लेकिन इसका अर्थ यही जाता है कि समाचार या सूचनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये टाइडिंग नहीं हो पाएगा और ये हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल इन सेंस है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब ये भी शब्द परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है, आर्म्स। आर्म्स का अर्थ होता है दान दक्षिणा या भिक्षा, या जो भी कुछ आपको दान दक्षिणा में मिला है या आप देने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? इसके अंतर्गत आता है जैसे आप किसी को जब दान देते हैं तो हो सकता है कि आप उसको खाद्य सामग्री दे रहे हो सकता है उसको आप कपड़े दे रहे हो, कभी कभी कंबल बांटते हैं लोग। तो कहने का मतलब ऐसी सामग्री जो कि हम किसी को दान या भिक्षा में देते हैं, वो एक नहीं होगा, हो सकता कई हों, तो इसलिए उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जो वो आर्म्स है, वो ALM नहीं होगा। इसका मतलब ये दान दक्षिणा भिक्षा का सामूहिक रूप है और हमेशा प्लूरल सेंस में लिया जाता है। अब देखिए जैसे आगे का शब्द जो है वो सराउंडिंग्स है, तो हो सकता है आपने ये शब्द भी देखा हो कि सराउंडिंग एक वर्ड है, सराउंडिंग। लेकिन ये जान लीजिए ये सराउंडिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। सराउंडिंग का मतलब हो गया कि जो किसी चीज को सराउंड कर रहा है यानी घेर रहा है, तो इसको आप एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सराउंडिंग न लिखकर क्या लिखा है? सराउंडिंग्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी चीज के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है या हमारा शहर है, उसके आसपास का जो क्षेत्र हुआ, या हमारा घर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, नियर बाई एरिया जो होता है, उसको हम सराउंडिंग्स कह सकते हैं। एवरीथिंग, देखिए इसमें कई चीजें हो गई ना, एवरीथिंग नियर ए पर्सन या प्लेस। जैसे आपके आसपास, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये मेरी क्या हो गई? ये सराउंडिंग नहीं है, ये सराउंडिंग्स है मेरे लिए, मेरे आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या जगह के आसपास का जो नियर बाई एरिया होता है उसको आप कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, और ये सेंस में हमेशा प्लूरल होता है। उसी तरह से पीजेंट्री, अब पीजेंट्री का अर्थ होता है स्मॉल होल्डर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स कह सकते हैं आप, यानी एक तरह से देखा जाए तो कृषक वर्ग है। कृषक वर्ग का मतलब हो गया कि जो किसान हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, उन सबको अगर सामूहिक रूप से हम कहें तो कहेंगे पीजेंट्री। तो पीजेंट्री में भी कई लोगों का ये समूह है ना, काफी लोग इसमें आते हैं। तो जैसे पीपुल एक व्यक्ति से तो पीपुल बनता नहीं है, तो उसी तरह से इसमें तमाम लोग होते हैं। मैंने जैसे अभी जिक्र में कहा कि हो सकता है वो किसान हो
हो सकता है कोई काश्तकार हो सकता है कोई मजदूर हो, तो उन सबको मतलब जो कि एक तरह से देखा जाए कि कृषि के संबंधित काम करते हैं उनको हम पीजेंट्री कहते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल होगा। अब देखिए, ये देखिए, ये एक शब्द है इलेक्टोरेट, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इलेक्टोरेट का अर्थ होता है मतदाता। अब देखिए, इसकी बात यह है कि अगर एक होगा मतदाता तो भी आप इलेक्टोरेट ही प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक होगा तब भी इलेक्टोरेट होगा। लेकिन इसको हमेशा अगर वर्ब की दृष्टि से देखा जाए तो इसके साथ हमेशा मोस्टली, देखिए मतदाता का मतलब होता है जो काफी किसी मतदान में जो भाग ले रहे हैं, तो वो नॉर्मली एक व्यक्ति मतदाता के सेंस में हम लोग प्रयोग भी नहीं करते। जैसे किसी कोई चुनाव हुआ तो देश के क्या हो गए लोग जिन्होंने मतदान किया वो कंट्री इलेक्टोरेट हैं। अच्छा हाँ, तो अगर कंट्री के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसको क्या आप इलेक्टोरेट्स कर देंगे क्या? नहीं, ये इलेक्टोरेट्स नहीं होगा। ये अगर पूरे देश के मतदाताओं की भी बात होगी तो वो इलेक्टोरेट ही रहेगा। यानी कि इसमें आप एस लगाकर प्लूरल इसका नहीं बनाएंगे, यानी ये इसका वास्तव में देखा जाए तो इसका ये प्लूरल रूप ही है। उसी तरह से रिचेस है, तो रिचेस का अर्थ होता है वैभव, मतलब जो भी आपके पास ऐसी सामग्री है जैसे धन दौलत तमाम चीजें, तो वो आपकी रिचेस में आता है। ये देखिए, अगर इसको देखें, रिच देखें तो ये एडजेक्टिव है रिच, बस यहाँ तक ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये रिचेस का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास धन वैभव दिखाने वाली जो चीजें हैं आपके पास, उसको आप रिचेस कहते हैं। ठीक है, ये प्लूरल है। अच्छा, अगर वैभव के अर्थ में अगर हम रिच का प्रयोग कर दें तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। वैभव के अर्थ में मतलब आपके पास जितनी भी वैभव दिखाने वाली चीजें हैं, सुख समृद्धि दिखाने वाली चीजें हैं, अगर आप उसको रिच करके दिखाएंगे तो आप जानते हैं, ये तो खैर आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, लेकिन नाउन के अर्थ में अगर देखें कि आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं या जो आपको, तो उनके अर्थ में अगर देखें, वैभव के अर्थ में देखें तो ये रिचेस होता है। आर्ट्स का अर्थ देखिए, ये भी देखें, अब आप अगर मोस्टली अगर साइंस के अगर स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ऑड या इवन नंबर पढ़ा होगा। ऑड का अर्थ होता है कि अगर गणित की दृष्टि से देखें तो गणित की दृष्टि से इसका मतलब हो गया विषम संख्याएं। तो लेकिन और एक और भी दृष्टि से अगर देखें, तो अगर भाषा की दृष्टि से भी देखें तो एक शब्द है ऑड। ऑड का मतलब होता है स्ट्रेंज। अगर इसको देखें, स्ट्रेंज है ना, समथिंग डिफरेंट है। अगर जैसे मान लीजिए किसी संदर्भ में आप बात कर रहे हैं और उससे अगर वो अलग है तो वो चीज उस ग्रुप के लिए क्या हो गई, ऑड। ये आपने अगर आप परीक्षाएं देते होंगे तो रीजनिंग की परीक्षाओं में कभी कभी सीरीज में या कोई तमाम चीजों में पूछ देता है फाइंड द ऑड मैन आउट, कि इसमें से जो ऑड है यानी कि जो दी गई लिस्ट है या ग्रुप है उसमें सबसे अलग कौन है। तो ये डिफरेंट के अर्थ में या स्ट्रेंज के अर्थ में आता है। तो ये अगर होगा तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर नाउन है तो इसका अर्थ एकदम अलग है। ऑर्स का अर्थ होता है ऐसे मौके या अवसर जो भविष्य में होंगे, ऐसे मौके या अवसर जो भविष्य में होंगे, यानी द चांसेस दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब ऐसी चीजें या ऐसे अवसर या ऐसे मौके जो आने वाले वक्त में घटित होंगे। तो इसका मतलब हो गया ये नाउन है। अगर इसको आने वाले मौकों को या अवसरों के अर्थ में अगर हम इस वर्ड को इसमें से एस हटा दें, अगर नाउन के संदर्भ में अगर एस हटाएंगे तो वो बात गलत हो जाएगी और ये हमेशा प्लूरल होगा। तो वर्ब भी प्लूरल लेगा और प्रोनाउन अगर उसके बात आता है उससे संबंधित तो वो भी प्लूरल होगा। अगला शब्द है फोक। तो आपने अगर देखा होगा, थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हो तो आपने अगर ये सुना होगा फोक सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स का मतलब हो गया कि ऐसे गीत जो किसी एक विशेष क्षेत्र में, जैसे गढ़वाली फोक सॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहाँ पाए जाते होंगे, एक गढ़वाल रीजन के आसपास इलाके में ही पाए जाते होंगे, वो सॉन्ग्स गढ़वाली फोक सॉन्ग हुए। तो कहने का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम इस वर्ड को मैं बताना चाह रहा हूँ, फोक का अर्थ होता है ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ पीपुल, मतलब एक विशेष प्रकार के लोग जो एक विशेष एरिया में रहते हैं, विशेष जगह में रहते हैं, उनको हम फोक कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है, एक पार्टिकुलर जगह या विशेष जगह में रहने वाले लोगों का समूह है। तो ये लोगों का समूह है तो आप
खुद सेंस कर सकते हैं कि क्या है, लोगों का समूह है, लोग हैं इसमें काफी लोग, तो ये सिंगुलर तो कभी नहीं हो सकता है। ये देखिए, लेकिन इसका स्वरूप क्या लग रहा है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सेंस में सिंगुलर नहीं है, सेंस में ये प्लूरल है। तो बाकी आप जानते हैं कि वर्ब कैसी लगेगी और प्रोनाउन कैसा लगेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स हैं, तो देखिए वेजिटेबल्स आप जानते हैं कि कई सब्जी होती है, तो कई प्रकार की सब्जियां हैं, तो जब कई प्रकार की सब्जियां हैं तो वेजिटेबल्स होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वनस्पति तेल बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते वेजिटेबल्स ऑयल, नहीं बोल पाएंगे, क्यों? ठीक, जैसे इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि वेजिटेबल्स ऑयल। अब ये क्यों नहीं हो, ऐसा हो रहा है, वास्तव में तो इसका वर्ड जो वास्तव में है वो वेजिटेबल्स ही है, लेकिन सब्जियों के अर्थ में वेजिटेबल्स हैं। अब यहां पर हम वनस्पति घी या वनस्पति तेल के अर्थ में अगर इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो आपको, जैसे मैं बार बार अपने लेक्चर्स में इस बात को मैं बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आते हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये नाउन है, तो फिर ये क्या हुआ भाई, ये हो गया उसका एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो अगर एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं है तो इसमें वेजिटेबल्स नहीं लग पाएगा। ये क्या बनेगा, अगर वनस्पति घी के सेंस में देखें तो ये होगा वेजिटेबल ऑयल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कई प्रकार की वनस्पति तेलों का आप जिक्र करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल बोलेंगे, ऑयल्स तब भी नहीं बोलेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ऑयल अनकाउंटेबल है, इसका किसी भी तरह से प्लूरल नहीं बनेगा। यहां पर अच्छा, जैसे हम अगर एक वाक्य कहें, आई ब्रॉट सम वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, अगर हम ये बात कहें, तो अब देखिए आई ब्रॉट सम वेजिटेबल, अगर ये सम नहीं भी रहेगा तो भी ये वेजिटेबल नहीं होगा। अगर हम तो कहना ही क्या चाहते हैं, हम वास्तव में हम कहना चाहते हैं एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव के रूप में तो इसका प्रयोग कर नहीं रहे हैं, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं नाउन के रूप में, और नाउन के रूप में अगर होगा तो इसका मतलब मैं बाजार से कुछ सब्जियां लाया या सब्जी लाया जो भी, तो लेकिन उस अर्थ में इसका अर्थ वेजिटेबल ना होकर क्या होना चाहिए, उसका अर्थ में वेजिटेबल्स होगा, नाउन के अर्थ में वेजिटेबल्स होगा। लेकिन एडजेक्टिव में आप जानते हैं चूंकि प्लूरल नहीं होता, इसलिए एस हट के वेजिटेबल ऑयल हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से ये ये सारे वो शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में, अंग्रेजी भाषा की परीक्षाओं में नाउन नंबर में आते हैं। और जैसे एनल्स हैं, एनल्स माने होता है किसी भी जगह का ऑफिशियल रिकॉर्ड, जैसे सेना का हो सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो एनल्स ऑफ आर्मी हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी हो सकता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो, किसी दफ्तर के मतलब रिकॉर्ड हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं के भी रिकॉर्ड अगर होंगे तो उनको आप एक साथ अगर कहेंगे तो वो एनल्स होता है, ये एनल नहीं होगा, और ये हमेशा प्लूरल होता है सेंस में। उसी तरह से थैंक्स, जैसे आप किसी को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, अब जैसे थैंक तो वर्ब भी हो सकता है ना, जैसे आई थैंक्ड हर, जैसे अगर मैं ये कहूं आई थैंक्ड हर, मान लीजिए मैंने उसको धन्यवाद दिया, तो ये वास्तव में यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये तो वर्ब है, तो नाउन की तरह तो हम इस्तेमाल कर भी नहीं रहे हैं। तो अगर वर्ब के रूप में होगा तो हो सकता है थैंक भी हो सकता है, थैंक्स भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। लेकिन अगर नाउन के अर्थ में आप किसी को धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं या धन्यवाद दे रहे हैं, तो नाउन के अर्थ में इसका थैंक्स ही होगा, ये थैंक नहीं होगा। ठीक है, आउटस्कर्ट्स होता है, आउटस्कर्ट्स माने किसी भी शहर का या किसी भी जगह का जो बाहरी इलाका होता है उसको हम आउटस्कर्ट्स कहते हैं। ये वर्ड आउटस्कर्ट नहीं होता, ये वर्ड होगा आउटस्कर्ट्स। इसका मतलब हो गया किसी भी जगह का, जैसे मान लीजिए हमको इलाहाबाद का देखना है, तो जैसे अगर एक तरह से हम अपना देखें तो इलाहाबाद एक सेंटर हो गया। अब जैसे झूसी है, फाफा मऊ है, ये और जो किनारे किनारे पे जो पड़ रहे हैं वो वास्तव में इलाहाबाद के क्या हैं, वो वास्तव में इलाहाबाद के आउटस्कर्ट नहीं है, वो आउटस्कर्ट्स हैं, यानी बाहरी इलाके हैं, जो किसी भी जगह के किनारे पे जो होते हैं, यानी एक तरह से बाहरी इलाकों में जो होते हैं उनको हम आउटस्कर्ट्स कहते हैं, या ये प्लूरल होता है, स्कर्ट नहीं होगा। ठीक,
अब देखिए जैसे वो मैंने अभी इससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए, लेकिन उतने एग्जांपल्स नहीं, और भी एग्जांपल्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ नेम्स ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस का मतलब हो गया जो पोशाकें हम पहनते हैं, या पोशाकों के अर्थ में जैसे मतलब कहने का मतलब मैंने यहाँ, अब जैसे आप कह देंगे कि हम जूते तो पहनते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जूतों को इसलिए रख दिया कि कहीं ना कहीं हम उनको धारण तो करते हैं ना, तो कहने का मतलब है कि वो चीज, यहाँ ड्रेसेस को मैंने धारण करने वाली चीजों के संदर्भ में रखा है। तो यानी जिनको हम पहनते हैं, चाहे हाथ पैर कहीं पे भी, ग्लोव्स हो गया है ना, ग्लोव्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, तो कहने का मतलब ये नेम्स ऑफ ड्रेसेस जो हैं, चाहे वो हमेशा क्या कंसीडर की जाती है, नेम्स ऑफ ड्रेसेस जो पेयर में होती हैं। पेयर का मतलब हो गया जो जोड़ों में पाई जाती है। जैसे पैंट है तो पैंट में क्या होता है, जोड़े होते हैं, हाथ की जैसे शर्ट है इसमें भी जोड़े हैं। तो कहने का मतलब जैसे मोजा जब भी मिलता है तो एक तो सिंगल मोजा तो मिलता नहीं, वो जोड़े में मिलता है। जूता भी जब मिलता है तो जोड़े में मिलता है। यानी कि ऐसी ड्रेसेस जो जोड़े में होती हैं उन्हें हम ये जो उन ड्रेसेस के नाम है जो जोड़े में पाई जाती हैं और हमेशा क्या कंसीडर की जाएंगी, इनका सेंस हमेशा प्लूरल होगा। इनका सेंस हमेशा, ये सेंस में हमेशा क्या है, ये सेंस में हमेशा प्लूरल हैं और ये आती हैं परीक्षाओं में। अब जैसे ट्राउजर्स, इस पे अक्सर एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जामिनेशन में। अंग्रेजी का जब भी एग्जाम होता है अक्सर ही आता है। ट्राउजर्स का अर्थ हो गया एक तरह से ढीला ढाला पैंट, आप मान के चलिए। तो जो पैंट है वो भी, इसमें भी दो जोड़े बनते हैं। तो स्टॉकिंग्स वो होता है जो मोजे की तरह जो होता है, जो नीचे से ऊपर तक यहाँ तक पहना जाता है, उसको आप स्टॉकिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, पैंट्स आप जानते हैं, जीन्स आप जानते हैं, शूज आप जानते हैं। ब्रीचेस का अर्थ वो हो गया कि आपने देखा होगा, ये देखिए समय सापेक्ष जो है चीजें थोड़ी सी बदलती भी हैं। तो आप देखते हैं ऐसे भी पैंट ये होते हैं जो यहाँ तक घुटनों तक होते हैं। तो जो घुटनों तक पैंट होते हैं या पैंट की जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम ब्रीचेस कहते हैं। यानी ये भी एक तरह से देखा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्राउजर्स का जो थोड़ा आधा पोर्शन अगर घुटने से नीचे निकाल दीजिए तो वो उसको आप ब्रीचेस कह सकते हैं। शॉर्ट्स आप जानते हैं पैंट्स ही होता है जो हाफ पैंट की तरह होता है। पजामाज ये आपने ये भी इस शब्द से भी आप परिचित हैं। तो कहने का मतलब जो नेम्स ऑफ ड्रेसेस हैं ये वाली जो यहाँ पे लिखी गई हैं वो हमेशा क्या ली जाएंगी, सेंस में हमेशा प्लूरल होती हैं। तो इसीलिए इनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। अब चाहें तो इसको आप ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कभी कभी क्या कर सकता है, इसमें कैसे एरर बना सकता है। हो सकता है ट्राउजर्स में बोल के ट्राउजर बोल दें, हो सकता है कि शूज की जगह क्या कह सकता है वो शू कह दें, ये हो सकता है। लेकिन अब देखिए इन्हीं में यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि मान लीजिए हमको अब अगर जूतों का शोरूम बोलना है तो शूज शोरूम। अब मान लीजिए हमने ऐसे प्रयोग किया, मान लीजिए अब अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो अगर ये देखा जाए तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर नाउन कौन है, यहाँ पर नाउन है शोरूम। तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा नाउन का एडजेक्टिव। और फिर वही वाली बात आ जाएगी जैसा कि मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो उसका प्लूरल कभी नहीं होगा। तो क्या होगा, वो शोरूम होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर नाउन के सेंस में आ रहा है सिर्फ, वो एडजेक्टिव के सेंस में नहीं आना चाहिए। अगर एडजेक्टिव के सेंस में आएगा तो फिर उसका रूप दूसरा होगा, लेकिन अगर नाउन के सेंस में आ रहा है तो वो शूज होगा। उसी तरह से इसमें हालांकि वो एग्जांपल नहीं लिखा है, लेकिन आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे सॉक्स माने क्या हो गया, मोजे, ये भी आप जोड़ सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सॉक्स यहाँ पे लिखा है। पतलून आप जानते हैं, पतलून जैसे पतलून जो है ये भी एक गारमेंट का नाम है, पतलून पहनी जाती है। ट्रेपिंग्स देखिए ये भी कपड़ों के ही नाम है, लेकिन ये वो ऐसे कपड़े हैं जो हाई क्लास के लोग या हाई स्टैंडर्ड के लोग जो पहनते हैं उन कपड़ों को कहते हैं ट्रेपिंग्स। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये भी ड्रेसेस ही हैं। ठीक है, लेकिन ये उच्च वर्ग के लोग जो कपड़े पहनते हैं उनके अर्थ में ट्रेपिंग्स आता है। लेगिंग्स आप जानते ही हैं, जो पैरों में पहनी जाती है, जो काफी एक तरह से देखा जाए तो पैरों में ऐसी भी ड्रेसेस पहनी आजकल जैसे आमतौर पे आप देख सकते हैं कि जो एकदम टाइट होती है वो ढीली ढाली नहीं होती, जो एकदम उसको लेग को मतलब टच करती हुई एक तरह से देखा जाए तो उस लेग की शेप में ही आ जाती हैं, वो एकदम टाइट होती हैं। ऐसी चीजों को कहते हैं लेगिंग्स। इसमें भी पेयर होता है तो इसको भी प्लूरल लेंगे हम। अब इसके बाद आते हैं
नेम्स ऑफ पेयर्ड ऑर्गन्स। पेयर्ड ऑर्गन्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे ऑर्गन्स जो किस में पाए जा रहे हैं, जोड़ों में। तो अगर ये जोड़ों में पाए जाते हैं तो जोड़ों में जैसे लंग्स, लंग एक तो होता नहीं, दो होते हैं, किडनी भी दो होती हैं, तो आप लंग नहीं कह सकते, नाउन के अर्थ में लंग्स कहेंगे। और उसी तरह से किडनी, या किडनी को आप किडनी नहीं कह सकते, किडनीज कहेंगे नाउन के अर्थ में। और आंख भी आप जानते हैं कि जोड़े में होती है, तो आईज होता है, ईयर्स होता है और इंटेस्टाइन्स होता है। अब इंटेस्टाइन्स जोड़े में कैसे होती है, जैसे एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, तो अगर दोनों को सामूहिक रूप से लेंगे तो वास्तव में वो होगा इंटेस्टाइन्स। ठीक, अच्छा यहाँ पे फिर वही वाली बात, एक बात जान लीजिए, मान लीजिए अगर लंग्स को हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लंग्स प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य का एग्जांपल देता हूं, जैसे शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं, शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर। अगर ये वाक्य आ गया, मान लो इस टाइप का वाक्य आ गया, तो क्या ये सही है। अब आप तो जानते हैं पेड़ ऑर्गन है तो लंग्स ही होना चाहिए वास्तव में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ के एग्जाम्पल में ये नाउन है, तो फिर ये कौन क्या है, ये किस टाइप का कैंसर है, ये उसका प्रकार बता रहा है, टाइप बता रहा है, नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो होगा यही शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर होगा। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर ये नहीं लिखा रहता नेत्रालय के लिए, कि ये कहीं आपने देखा हो आइज हॉस्पिटल, तो क्या एक आंख का हॉस्पिटल है क्या, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसमें भी यही कारण है, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन एक तरह से बन रहा है और इसमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आइज हॉस्पिटल नहीं होगा, ये होगा आई हॉस्पिटल। ठीक है, नेत्रालय के लिए आई हॉस्पिटल कहेंगे, आइज हॉस्पिटल नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ये कहें, अगर इसी को हम नाउन के अर्थ में कहें कि वी सी, हम देखते हैं, वी सी विद द हेल्प ऑफ आई, मान लीजिए हमने ये कह दिया वी सी विद द हेल्प ऑफ आईज। अगर घुमा फिरा के अगर इसको एक बड़े वाक्य में अगर बनाना चाहें, लेकिन हम नाउन की तरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है, वी सी विद द हेल्प ऑफ नाउन। अच्छा, आप अगर मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने एक बात और आपको बार बार नोटिस कराई है कि देखिए ऑफ से जब भी जुड़ता है, ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो इधर भी या इधर भी नाउन होगा, इधर भी नाउन होगा। तो यहाँ पर हेल्प भी नाउन है और आई भी नाउन है, और नहीं तो एक और हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे डिटरमाइनर हो, सम ऑफ, मेनी ऑफ, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऑफ से जब भी जुड़ता है दो पार्ट ऑफ स्पीच, तो दो पार्ट ऑफ स्पीच वो दोनों नाउन होगा, और नहीं तो फर्स्ट पार्ट में कोई डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर का मतलब वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की को क्या करते हैं, उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं कि वो सिंगल है या मेनी है। तो अगर वो सिंगल है तो हो सकता है कि सिंगुलर कोई डिटरमाइनर का यूज हो रहा हो, और अगर वो प्लूरल को बता रहा हो तो प्लूरल डिटरमाइनर होगा। ठीक है, अब उसी तरह से नेम ऑफ पेयर्ड टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है। तो जैसे ऐसे औजार या ऐसे उपकरण जिनमें की पेयरिंग हो, पेयरिंग का अर्थ हुआ मतलब उनमें दो पार्ट दिखते हो। जैसे आपने देखा होगा कैंची, तो कैंची में क्या होता है, एक तरह से खोली तो दो, एक तरह से दो हाफ पे अगर करी तो एक तरह से दो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं, आपको दिखता होगा। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। जैसे बाइनोकुलर्स माने होता है दूरबीन, तो आप जानते हैं जो दूरबीन से जैसे देखा जाता है, जो बच्चों के खिलौने टाइप का भी होता है, तो उसमें भी कितने होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, यानी उसमें भी एक तरह से देखा जाता है दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन उपकरणों के नाम है जो कि जोड़े में पाए, जोड़े का मतलब यहाँ पे ये अर्थ हुआ कि उनमें अगर ध्यान से देखें तो एक जैसे दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो हो गया सीजर्स यानी कैंची, बाइनोकुलर्स माने हो गया दूरबीन। अब देखिए यहाँ पे आर्म्स लिखा है, तो आर्म्स माने तो भुजाएं भी होता है, लेकिन यहाँ पे आर्म्स का अर्थ भुजाएं न होकर यहाँ पर हथियारों के अर्थ में इसका प्रयोग है। ठीक है, हथियारों के अर्थ में इसका प्रयोग है, यहाँ भुजाएं के अर्थ में नहीं है। ठीक, उसी तरह से बेल, अब देखिए अच्छा यहाँ पे मैंने एक लिखा था, देखिए मैं एक बात और आपको बार बार कहूंगा कि अंग्रेजी हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट करती ही है। अब देखिए इसी वर्ड को अगर आप देखें बेलोस, अगर आप सर्च करें डिक्शनरी को या तमाम चीजों को, तो बेलोस के बहुत अर्थ होते हैं। बेलोस के अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको 3-4 अर्थ अभी बता सकता हूँ, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए
पुराने पुराने जमाने में बेलोज का एक अर्थ लंग्स भी होता था। तो यानी इसका मतलब है कि बेलोज माने लंग्स भी होता है। एक बेलोज मैंने यहाँ लिखा है। अब एक बेलोज और होता है जैसे कोई, जैसे गाय भैंस जो जो आवाज करती है, जो जैसे आप उसको रंभाना भी कह सकते, गांव की भाषा में कहते हैं गाय हमारी रंभा रही, जैसे बा बा टाइप का जो बोलती है, तो उसकी आवाज को भी हम बेलोज कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये साउंड वाला नाउन है। अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो ये साउंड बताता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने बेलोज को इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि बेलोज के कई अर्थ होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ लंग्स का भी अर्थ है। एक अर्थ मैंने अभी बताया कि जो गाय या सांड या जो भैंस वगैरह जो चिल्लाती हैं, जो आवाज पैदा करती हैं, उसको भी बेलोज कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे भी तो मैंने बेलोज लिखा है, लेकिन ये कौन सा उपकरण है? ये एक उपकरण, देखिए अभी वहां पे कोई और अर्थ दे रहा है, यहाँ पे कोई और अर्थ दे रहा है। बेलोज अब हो सकता है कि आज के जमाने में अब उतना उपयोग नहीं होता, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत अगर पीछे थोड़ा हम समय के थोड़ा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा अपने दादा वादा या पिताजी के समय में चले जाएं, तो आपने देखा होगा लोहार वगैरह एक ऐसी चीज इस्तेमाल करते थे भट्टी के लिए, भट्टी को सुलगाने के लिए, जिससे भट्टी तेजी से जले। वो लेदर का बना होता है और उसमें ऐसे प्रेस करते हैं, तो उसमें जब प्रेस करते हैं तो दूसरी तरफ से हवा तेजी से जाती है, फिर उठाते हैं तो फिर उसमें हवा भर जाती है, फिर प्रेस करते हैं तो दूसरी तरफ हवा जाती है। उसको अगर हिंदी में कहते हैं तो धौंकनी कहते हैं। धौंकनी का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा उपकरण है जो भट्टी में अगर ऐसे से दबा दबा के उसको हम हवा दें तो उसमें से हवा निकलती है और भट्टी की आंच तेज होती है। लेकिन अब आप तो आज का जमाना मॉडर्न जमाना है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, अब वो सब पुरानी, अब वो कहाँ उस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो अब लोग छोटा वाला पंखा ही लगा देते, पंखा लगा दिया, बड़ी तेजी से हवा देता है तो आंच बड़ी तेज हो जाती है। तो ये धौंकनी के अर्थ में होता है, लेकिन आप नहीं जानते, लेकिन आज जान लीजिए। फेटर्स, इसका मैं एक दिन और भी जिक्र कर चुका हूं उधर आगे। फेटर्स का मैंने बताया था चेन्स होता है। चेन्स माने जंजीरें या बेड़ियां। ठीक, ये भी कई एक तरह से देखा जाए तो उपकरण है, ये कहीं ना कहीं बांधने के या जकड़ने के काम में आती हैं। तो ये चेन्स हो गया। आई ग्लासेस माने चश्मा होता है। अब देखिए ये इस शब्द का भी काफी प्रयोग होता है परीक्षाओं में। स्पेक्टेकल, अब इसके बहुत अर्थ होते हैं। अगर इसका देखा जाए तो एक स्पेक्टेकल का अर्थ दृश्य भी होता है। तो अगर एक दृश्य की बात कर रहे हैं तो वो स्पेक्टेकल हुआ, कई दृश्यों की बात करेंगे तो स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हम दृश्यों के संदर्भ में इसको मैंने इस सेट में डाला? नहीं, ये स्पेक्टेकल्स माने आई ग्लासेस भी होता है। आई ग्लासेस मतलब चश्मा। चश्मे को भी हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं। चश्मे को भी हम स्पेक्टेकल्स, अच्छा देखिए मैंने जैसे लिखा है आई ग्लासेस लिखा है, क्यों नहीं मैंने इसको आइज ग्लासेस लिख दिया जैसे यहाँ पे था? तो अगर आइज ग्लासेस लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब देखिए एक और भी बात देखिए, क्या यहाँ एक ग्लास जो वर्ड आया है, जैसे मैंने अपने पहले के लेक्चर में बताया कि ग्लास एक मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन यहाँ तो इसका प्लूरल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वास्तव में कांच, कई कांच के अर्थ में तो हम प्रयोग कर नहीं रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे एक अलग अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं चश्मे के लिए। और चश्मे भी आप जैसे चश्मा है तो इसके दो आर्म्स कौन हो गए? एक ये आर्म्स हो गई, एक ये आर्म्स हो गई, तो ये दो भुजाएं हो गई इसकी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पेयर्ड क्या है? ये पेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जोड़े में पाए जाते हैं, तो ये प्लूरल है। और यहाँ पर अधिक हो सकता है किसी वाक्य में स्पेक्टिकल्स को कई दृश्यों के अर्थ में प्रयोग कर दे, हो सकता है स्पेक्टिकल्स को चश्मे के, जैसे माई ग्रैंड फादर वॉज लुकिंग। अच्छा जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ग्रैंड फादर वॉज लुकिंग for his spectacle to read the newspaper। मान लीजिए आगे हो to read the newspaper। तो आप देखिए मेरे दादाजी, ये वाक्य का अर्थ क्या बता रहे हैं? मेरे दादाजी ढूंढ रहे थे या तलाश रहे थे। लुक फॉर माने तलाशना होता है, ये फ्रेजल है। लुकिंग फॉर मैंने तलाश रहे थे, क्या तलाश रहे थे? हिज। और पेपर पढ़ने के लिए, तो पेपर पढ़ने के लिए स्वाभाविक सी बात है दृश्य तो नहीं होगा, तो पेपर पढ़ने के लिए क्या तलाश रहे होंगे? चश्मा तलाश रहे होंगे। अगर वो चश्मा तलाश रहे हैं, यानी हम चश्मे के अर्थ में इसको यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए? स्पेक्टिकल ना होकर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये स्पेक्टिकल्स होगा, यानी एरर है ये। तो उसी तरह से और आगे देख लीजिए, पिंचर्स है। पिंचर्स एक इस तरह का उपकरण होता है जिसमें दो भुजाएं, जैसे आपने अगर देखा हो वो
जैसे कुछ कीले उखाड़ने के लिए कभी प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा उपकरण होता है जिसको ऐसे दबाओ और पकड़ के ऐसे खींच दो तो पिंचर्स होता है। ये प्लायर्स, जिसको कि हम आमतौर की भाषा में प्लास कहते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के काम में अगर इस्तेमाल होता है तो वो प्लायर्स है, तो वो ये भी एक उपकरण है। गॉगल्स माने भी चश्मा होता है, गॉगल्स माने भी चश्मा होता है। और टोंग्स माने चिमटा होता है, टोंग्स माने चिमटा। चिमटे में भी दो तरह की भुजाएं होती है, जैसे बीच में दबाते हैं तो आगे का पोर्शन वो हो जाता है, उससे हम कुछ उठा सकते हैं, तो वो भी एक उपकरण है, टोंग्स माने चिमटा। उसी तरह से ट्वीजर, ये ट्वीजर थोड़ा, और ये दोनों लेके एक ही जैसे हैं, टोंग्स और ट्वीजर, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये है कि चिमटा थोड़ा साइज में बड़ा होता है और इसको आप चिमटा ना बोल के चिमटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे जो प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में चाहे बायो में, तो कभी कभी जो चिमटी का प्रयोग करते हैं, जो छोटी सी चिमटी होती है, तो उसको कहेंगे आप ट्वीजर्स, ये भी एक उपकरण है। तो यानी आप इतना आप जान चुके हैं कि नेम्स ऑफ ड्रेसेस जो पेयर्ड हों, नेम्स ऑफ ऑर्गन्स जो पेयर्ड हों, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो पेयर्ड हों, तो हमेशा दे विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड क्या, दे विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज प्लूरल बिकॉज दे आर फाउंड इन पेयर्स। और देयरफॉर as these are plurals, therefore we will do, we will use plural verbs with them, and if after them there is use of pronouns, then that pronoun will also be plural. अब हमने नियम पढ़ लिए, मतलब वो नियम आज पढ़ा कि ऐसे नाउन्स जो सेंस में हमेशा प्लूरल हैं और उनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब देखते हैं उस पे बेस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, नियम पढ़ने से या जानने से आप उतना इफेक्टिव नहीं होगा कि जितना उस तरह के एग्जांपल करने से हो जाएगा। देखिए, एक तरीका परीक्षाओं को अच्छा करने का, स्कोर करने का एक तरीका ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लगाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर लगाएंगे तो आप उन एग्जाम्पल से परिचित हो जाएंगे जो परीक्षाओं में, अंग्रेजी भाषा की परीक्षाओं में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं। तो जब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप जान जाएंगे तब भी आप 50-60% तो बड़ी आसानी से कर लेंगे ना। तो इसीलिए आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने एक नियम बता दिया, तो मैंने जितने वर्ड्स लिखवाए क्या उतने एग्जाम्पल्स में तो यहाँ अभी करा नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर भी उनमें से जो ऐसे एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो परीक्षाओं में अक्सर उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन और अतिरिक्त अगर आपको और ये नियम को मजबूत करना है या इस पे पूरी पकड़ बनानी है तो इस तरह के आप और एग्जाम्पल्स चाहें तो, वैसे तो मैं और भी इस पे सेट आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन आप अन्य स्रोतों से भी इस एग्जाम्पल पे बेस, इस नियम पे बेस तमाम क्वेश्चंस करिए, ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपका ये नियम मजबूत होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हिज फेस सेड, यानी उसका चेहरा बयान कर रहा था। अब यहाँ पे कहने का अर्थ या सेड का अर्थ मतलब चेहरा तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन चेहरा बोलता कैसे है, चेहरे से हम काफी कुछ कह देते हैं। तो उसका चेहरा बता रहा था मतलब कि दैट द टाइडिंग्स वाज गुड एंड येट शी कुड नॉट आस्क देम, यानी जो आने वाला जो मिलने वाली सूचना है या समाचार है वो बहुत सुखद है, लेकिन उसने पूछा नहीं। तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ उसने इसको नहीं बिगाड़ा, टाइडिंग नहीं किया, लेकिन टाइडिंग प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद ये वर्ब अगर आ रही है तो ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये वॉज की जगह क्या होना चाहिए, वेयर होगा। ठीक है, तो यानी अगर सब्जेक्ट, अब इसको आप चाहें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देख लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या बता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा है कि हम प्लूरल हैं, तो हम यानी इसका सेंस प्लूरल जा रहा है, तो यानी वर्ब भी क्या लगनी चाहिए, प्लूरल। अब इसी क्वेश्चन को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लीजिए। लेकिन मैंने इसको किसके तहत कराया है, मैंने आपको कराया है कि ऐसे नाउन्स हैं जो सेंस में प्लूरल हैं, तो वो वर्ब भी कैसे लेते हैं, वो वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे द इंडियन पीजेंट्री, तो आप ये भी आप इस एग्जाम्पल से अभी मेरे लेक्चर से आप रूबरू हो गए। पीजेंट्री का मतलब तमाम तरह के ऐसे लोग जो कृषि कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है तो इसके लिए जो, अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब आ रही है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने पहले दिन वाले लेक्चर में बताया था कि नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे, ये हमेशा नहीं, उसके नाउन को प्लूरल बनाने के बहुत से नियम हैं, लेकिन आमतौर पे एक सामान्य रूप से जो कुछ मतलब मोस्टली नाउन्स के हम एस लगा के या ईएस लगा के क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। और वर्ब में इसका ठीक उल्टा होता है, वर्ब में जिसमें एस या ईएस लगा होगा वो होगी क्या, वो होगी सिंगुलर,
यानी वो सिंगुलर होती है, कहने का मतलब ये है। तो अब अगर देखा जाए तो पिजेंट्री प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो यानी ऐसी, प्लूरल का मतलब ये हो गया कि वो वर्ब ऐसी होनी चाहिए जिसमें ईएस ना लगा हो या एस ना लगा हो। तो एक वर्ब है पोसेस। पोसेस माने होता है जो कि आपके पास है, यानी आपके अधिकार में है या आपके कब्जे में है या आपके पास है वो चीज। तो द इंडियन पेजेंट्री पोसेसेस मैनली फॉर्टिट्यूड। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बता रहा है, वो सिंगुलर बना दे रहा है। तो अगर नाउन प्लूरल है प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये ईएस वाला सेक्शन नहीं होगा, यानी इसमें किस पार्ट में मिस्टेक हो गई, यानी इसमें बी पार्ट में हो गई। अब देखिए मैनली, देखिए मैन से बना हुआ ये एडजेक्टिव है। मैनली का मतलब हो गया ऐसी चीज जो पुरुषोचित हो गया। पुरुषोचित का मतलब जिसको पुरुषों जैसा हो। तो कह रहा है कि भारतीय जो कृषक में काम करने वाले लोग हैं वो मतलब उनके पास क्या होता है, मतलब पुरुषोचित, यानी जो पुरुषों के लिए उचित है। फोर्टिट्यूड माने होता है, देखिए ये वर्ड, ये इसको आप यहाँ पे जान लीजिए, ये परीक्षाओं में सिनोनिम में काफी पूछा जाता है। फोर्टिट्यूड माने होता है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब हो गया सहन शक्ति। अब देखिए सहन शक्ति, क्या ये सहन शक्ति जो है, अब अगर यहाँ ये फोर्टिट्यूड हो जाएगा क्या, नहीं। आप जानते हैं सहन शक्ति जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमारा यहाँ पे तो, लेकिन वहां तो नाउन से हमको देखना नहीं है। यहाँ तो हमको जब भी एरर होता है इधर से देखते हैं ना, तो प्रेजेंट्री के हिसाब से वर्ब देखना है, तो इसमें तो एरर तो हम पता ही कर चुके हैं। तो फोरबियरेंस का अर्थ होता है सहन शक्ति, ठीक है। ये परीक्षाओं में सिनोनिम में पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। तो यानी हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं, और ये आप भी जानते हैं इस बात को कि उनकी इतनी गरीबी, इतनी बेबसी में रहते हैं, लेकिन उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो तमाम तरह की सफरिंग और मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य को सहते हैं। हो सकता है कभी अकाल आता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तमाम या उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तमाम तरह से, लेकिन उन सबको बड़ी, मतलब जैसे पुरुष हर चीज को मजबूती से सहन शक्ति से सह लेता है, वैसे हमारा कृषक वर्ग भी तमाम तरह की आपदाओं को या सफरिंग को या मिसफॉर्च्यून, देखिए ये भी मिसफॉर्च्यून भी अनकाउंटेबल नाउन है, दुर्भाग्य। ठीक, आगे देखते हैं। दीज माउंटेनियरिंग फोक, ये पहाड़ों पे रहने वाले लोग। देखिए अब ये किन किन लोगों की बात कर रहा है, फोक जैसे मैंने कहा था कि एक विशेष जगह में रहने वाले लोगों को फोक कहते हैं। तो अगर ये यहाँ पे किस तरह के लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो पहाड़ों पे रहते हैं, और वो भी एक किसी विशेष जगह का बता रहा है, इसलिए दीज से उसको पॉइंट आउट भी कर रहा है कि दीज माउंटेनिंग फोक स्पीक्स, यानी ये जो यहाँ के लोग जो पहाड़ों पे जो रहते हैं वो बोलते हैं ए लैंग्वेज विच इज अननोन टू अस, मैंने वो जो हमको नहीं पता, वो पहाड़ी भाषा ऐसी है जो हमारे लिए, हम उससे अनजान हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये उसका डिटरमाइनर है, लेकिन यहां से अगर ध्यान दें तो डिटरमाइनर भी क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये प्लूरल ही डिटरमाइन कर रहा है, दिस तो नहीं बोल रहा। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये फोक कैसा है, ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब कैसी हो, देखिए फोक। अच्छा, अगर इसको अगर हम मान लीजिए अगर बिगाड़ना चाहें तो हो सकता है यहाँ स्पीक ठीक कर दे, यहाँ फोक्स कर दे, FOLKS लगा दे, लेकिन FOLKS जैसा वर्ड नहीं है, वास्तव में वो फोक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर वर्ब का एरर है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल का मतलब उसमें एस या ईएस नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। द ऑड्स, मतलब द ऑड्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आने वाली जो अवसर हैं, जो मौके हैं, जो भी हैं, वो क्या हैं, मच लाइकली, मतलब ये ज्यादातर संभव है कि टू बी इन आवर फेवर, वो हमारे क्या हो, अनुकूल हो। तो अब देखिए द ऑड्स कह रहा है, यानी अवसर या मौके, ये एक नहीं होता, ये कई हैं। ऐसे आने वाले वक्त में जो अवसर या मौके हैं, वो मौके यानी कई हैं। तो ये इसका मतलब मैंने आपको जैसे भी अपने लेक्चर में बताया कि ऑड्स क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, यानी कि यहाँ पर इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर, यानी मिस्टेक किस पार्ट में, बी पार्ट में हमारा एरर हो गया। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज्यादा वो नियम आपका मजबूत होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप नियम करें, सॉरी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करें। ठीक, अब उसी पे बेस जो नियम मैंने पढ़ाए हैं उस पर और एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देता हूं ताकि आपका
और अच्छा हो जाए। देयर वॉज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखिए, इस एग्जाम्पल में एक चीज आपको बतानी है मुझे, कि जैसे देयर है, इट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट को का इंट्रोडक्शन कराते हैं, ऐसे समझिए। तो देयर इट, जैसे देयर वाज ए किंग, यानी अब किंग का इंट्रोडक्शन चल रहा है। इट से भी, निर्जीव चीजों को हम इट से भी बताते हैं। तो कहने का मतलब देयर और इट को हम एक तरह से देखें तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इसमें नियम ये होता है कि इनके बाद जो नाउन आता है, इनके बाद जो नाउन आता है, मान लीजिए ये जो वर्ब होती है हमेशा उस नाउन के अनुसार होगी, उस नाउन के अनुसार। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल, देयर के बाद वॉस वर्ब है, नो, क्या नो तो नाउन है नहीं, नो, अब यहाँ थैंक्स यानी ये नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देयर किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, थैंक्स को, एक तरह से देखा जाए तो ये नाउन है। तो यानी जब भी देयर इंट्रोड्यूस कराता है तो उसके बाद वर्ब किसके अनुसार चलती है, उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार, क्योंकि वास्तव में देयर जो है इस नाउन का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। तो यानी वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, थैंक्स के हिसाब से। तो यानी अब हमारे लिए हो गया कि ये सब्जेक्ट हुआ। तो अगर ये सब्जेक्ट है इस वाक्य का और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और मेन नाउन ये है, तो अगर देखा जाए तो ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, जैसा अभी मैंने बताया, तो ये प्लूरल है क्योंकि ये नाउन के अर्थ में आ रहा है और नाउन में थैंक होगा नहीं। तो अगर ये नाउन प्लूरल है तो इसका मतलब ये वॉस होना चाहिए कि वेयर। तो यानी यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे वॉस की जगह क्या होगा, वेयर होगा। तो कह रहा है वो देयर वेयर नो थैंक्स इन द लेटर फ्रॉम हिम, उसने एक पत्र भेजा था, उसमें कोई उसने धन्यवाद ज्ञापन नहीं दिया। क्या थी, सिर्फ उसमें सिर्फ जस्ट कंप्लेंट्स थी, यानी सिर्फ उसने उस पत्र में शिकायतें ही लिखी। और या लिखा क्या, एक्यूजेशंस, माने कुछ न कुछ आरोप, यानी कुछ कुछ आरोप लगाए। कहने का मतलब उसके पत्र में कोई धन्यवाद ज्ञापन नहीं था, सिर्फ शिकायतें थी और कुछ आरोप थे। कहने का मतलब है कि अब ये जहां जो वर्ब होगी देयर के बाद, जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए देयर आर टी पॉट्स ऑन द टेबल, मान लीजिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर किसके हिसाब से लग रहा है, वो टी पॉट्स के हिसाब से लग रहा है। यहाँ थोड़ा उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे वर्ब पहले आती है, नाउन बाद में आता है, क्योंकि यहाँ इस नाउन का इंट्रोडक्शन कौन करवा रहा है, ये देयर वर्ड। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और ये मेन नाउन क्या हुआ, मेन नाउन ये हुआ। तो अब ये वर्ब जब भी चलेगी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे टी पॉट्स ना होके यहाँ टी पॉट होता, तो फिर यहाँ पे वर्ब क्या होनी चाहिए, फिर यहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द आउटस्कर्ट्स, अब देखिए, अब उस वर्ड को याद करिए कि वो क्या है, द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस सिटी इज मोस्टली रूरल एरियाज। कहने का मतलब इस जो शहर का जो बाहरी इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र जैसा है। रूरल माने जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है और इसका अपोजिट होता है अर्बन। अर्बन मतलब शहरी। तो अगर देखा जाए तो इस शहर का जो बाहरी इलाका है वो कैसा लगता है देखने में, ग्रामीण क्षेत्र जैसा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये आउटस्कर्ट कर देता तो यहाँ गलती हो जाती, लेकिन उसने यहाँ इस नाउन में मिस्टेक नहीं किया, तो अब हो सकता है आगे वर्ब में मिस्टेक हो। तो द आउट, अच्छा एक बात और फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये एक नाउन है ये नाउन है, और यहाँ पर एक ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। देखिए मैंने आपको ये इस नियम को भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, कि जैसे मैंने जैसे बार बार अभी आपको जिक्र भी किया है कि ऑफ से जब भी जुड़ता है तो क्या जुड़ता है, नाउन या आगे डिटरमाइनर। तो अब नाउन ऑफ नाउन में हमेशा जो मुख्य नाउन होता है वो आगे वाला होता है, पीछे वाला नहीं होता। अगर देखिए, अगर हम यहाँ देखें, इसको आगे से हटा दें तो दिस सिटी के हिसाब से देखें तो इज होना चाहिए, लेकिन ये दिस सिटी के हिसाब से इज नहीं है। वास्तव में यहाँ पे वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से नहीं चलेगी। ये अगर इसको देखें तो हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दोष भी हो सकता है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेन नाउन ये है, यानी मेन सब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसको एग्री करेगी, इस सब्जेक्ट को एग्री करेगी। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाके को कहते हैं, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ इसकी जगह क्या होगा, यहाँ इसकी जगह आर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, द माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब यहाँ पे हो गया कमाई, यानी जो भी जितनी भी पूंजी आती है, जो कमाई है, तो जो हम अपने सेवाओं के बदले जो लेते हैं वो आपकी अर्निंग्स होती हैं। ठीक है,
तो द माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग्स, तो ये अर्निंग्स तो सही उसने प्रयोग किया है। द माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग्स यानी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो कमाई है, आप भी जानते हैं बिल गेट्स की कंपनी है, तो द माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग्स डिराइव्स मोस्टली फ्रॉम रॉयल्टीज ऑन कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कोड। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और उसको सॉफ्टवेयर से ही, चूंकि उनका पेटेंट है, तो उससे उनको पैसे मिलते हैं, यानी जो ऐसा पैसा उसको कहते हैं रॉयल्टी, यानी जो आप जिसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आपको जो धन चुकाना पड़ता है उसको आप कहते हैं रॉयल्टी, और जो पाता है उसके लिए वो रॉयल्टी है वास्तव में। तो ठीक है, तो यानी माइक्रोसॉफ्ट की जो कमाई का जो मोस्टली जो हिस्सा आता है वो रॉयल्टीज के रूप में मिलता है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के रूप में। तो अब देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट ये है माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या माइक्रोसॉफ्ट, इसका अगर मान लीजिए ये अर्निंग्स नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट होता तो फिर ये नाउन होता, लेकिन वास्तव में अगर यहाँ के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर ये अर्निंग्स नाउन है और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट उसका एडजेक्टिव है, यानी माइक्रोसॉफ्ट की कमाई। तो अब ये प्लूरल है वास्तव में, नाउन तो ये है ना कि हम एडजेक्टिव के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव के हिसाब से तो वर्ब लगाएंगे नहीं, और यहाँ मेन नाउन है अर्निंग्स, तो यानी इसके हिसाब से वर्ब आएगी, और वर्ब होगी तो ये प्लूरल है तो वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल। और आप जानते हैं कि प्लूरल वर्ब में एस या ईएस नहीं होता, यानी यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है। आगे देखते हैं, आर्म्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, दान, दक्षिणा, भिक्षा, जो भी कुछ, जैसे मान लीजिए आपने किसी भिखारी को चावल दिए, रोटी दिए, कपड़ा दिया, पैसा भी दिया, जो भी कुछ देते हैं आप दान में, तो उसको कहते हैं आर्म्स। तो उसमें कई चीजें हो सकती हैं, तो कई चीजों के अर्थ में अगर देखा जाए तो प्लूरल है, तो आर्म्स वॉज नहीं होगा, क्या होगा, वेयर। अब मान लीजिए अगर एक एरर बनाना चाहें तो हो सकता है हम आर्म्स ना कह के आल्म कह दें, तो क्या वो सही हो जाएगा, नहीं, तब भी वो गलत है। ये हमेशा कई होता है तो इसलिए इसको प्लूरल है, और इसके लिए वर्ब भी प्लूरल होगी। तो किसका मतलब, आर्म्स वेयर गिवन टू द पुअर पीपुल बाय ए रिच लेडी, यानी एक अमीर महिला द्वारा गरीब लोगों को कुछ दान दक्षिणा या भिक्षा दी गई। ठीक, ही डज नॉट कट पेपर, वो पेपर को काटता नहीं है। देखिए पेपर, अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आप अपने पहले लेक्चर्स अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, अगर ये कागज के अर्थ में आएगा तो पेपर्स नहीं हो सकता। तो देखिए आप पेपर्स, अगर मान लीजिए यहीं पे कर देता ही डज नॉट कट पेपर्स, तो ये दस्तावेज की बात तो हो नहीं रही है। अगर दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स के सेंस में आएगा तो पेपर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डॉक्यूमेंट्स के सेंस में नहीं है तो वो काटता नहीं है। क्या नहीं काटता है, कागज को विथ ब्लेड, ब्लेड से नहीं काटता, बल्कि किससे काटता है, बल्कि काटता है कैंची से। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया उसने, वर्ड ही गलत इस्तेमाल कर दिया। सीजर की जगह क्या होना चाहिए था, सीजर की जगह सीजर्स होना चाहिए था। ठीक है, अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपकी उस नियम पे पकड़ उतनी ही ज्यादा होगी। अब भाई देखिए एक बात है, आपको अगर कहा जाए, खुद ही सोचिए अपने पे कि आप कुछ कम लेना चाहेंगे जिंदगी में। आप अपने लिए तो चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन हमारे प्रयास कम से कम हो, ये संभव नहीं। देखिए एक बात बताएं आपको कि कम मेहनत करके आप चाहते हैं कि हम मुट्ठी भर दाने दें और हमारे पास कई क्या नाम है, ढेरों ढेरों अनाज हो जाए, ये तो संभव नहीं है ना। क्योंकि हम जितना डालेंगे, जितना हमारा इनपुट होगा उतना ही हमारा आउटपुट होगा। देखिए इसलिए बच्चों, अगर आपको सफल होना है जीवन में तो पहले अपना इनपुट बढ़ाइए। इनपुट का मतलब आपके संदर्भ में मेहनत, तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत का मतलब हो गया कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज्यादा विषयों पे पकड़ बनाएंगे। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के हर टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के हर विषय पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और देखिए, अब कहना तो नहीं चाहिए, अक्सर लोग जो है बहुत सिंपल चीजें बता देते हैं, और वो सिंपल चीजें कभी आ भी जाती हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर आदमी को परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। ऐसी चीजों, ऐसी सामग्री का अध्ययन कीजिए या ऐसी चीजों के प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जामिनेशन में काम आए, यानी मोस्टली जो आए। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं आपको बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट दूं, ताकि आपके लिए वो आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी हो। और आप अगर सफल होंगे तो समझ लीजिए हम सफल हो गए। अगर देखिए मेरे पढ़ाए हुए, आप अब कहना तो नहीं चाहिए, बहुत बच्चों को मैंने जो पढ़ाया वो कहीं स्टेनो में हो गए, कहीं डिफेंस एग्जाम्स में हो गए, एसएससी में भी हो गए, और कुछ तो और तमाम एग्जाम्स जिसमें कि अंग्रेजी होती है उनमें भी उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक बात मैंने उनमें कॉमन जो नोटिस की, सारे बच्चों में जो मेरे पढ़ाए हुए थे और वो सेलेक्ट हुए हैं,
तो मैंने ये देखा कि वो बहुत मेहनती थे, वो फोकस थे, वो भटके नहीं। और ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा जो तेज तो थे लेकिन थोड़ा भटके थे, तो वो उन्होंने या तो समय ज़्यादा लगा दिया। तो देखिए, अगर आप एकदम फोकस होके पूरी मेहनत से अगर पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे, सही का मतलब ये हो गया, देखिए हमारे पास अगर हम ऐसा चीज अगर फालतू चीजें पढ़ेंगे जो परीक्षा में आए ही ना, तो क्या मतलब, वो उसका भी कोई मतलब नहीं। हमें हमेशा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए देखिए मैं एग्जाम्पल कभी सॉल्व नहीं कर रहा था कि 2-3 एग्जाम्पल में एक नियम को बताऊं। मैं चाहूं तो 2-3 एग्जाम्पल में भी एक नियम को बता सकता हूं, लेकिन उससे आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं 10-12 एग्जाम्पल हो ताकि लड़के का कॉन्सेप्ट थोड़े काफी हद तक क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, इन द लास्ट इलेक्शंस यानी पिछले चुनाव में द इलेक्टरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड फॉर द पॉलिटिशियंस वेरी मच। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन हालांकि देखिए जो मेन जिस नियम के तहत मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक वर्ड आया है, ये भी परीक्षाओं में आता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लियर कर दूं तो आपके लिए हो सकता है फायदेमंद हो। एक वर्ड है एक वर्ड होता है अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, इसको भी देखिए परीक्षाओं में, कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड, अब देखिए अगर ध्यान से अगर देखिए, अनइंटरेस्टेड और मैं जहां तक मैंने देखा है लोगों पे ऑब्जर्व करके, दोनों वर्ड को काफी लोग एक जैसा समझते हैं। इसको दोनों सोचते हैं कि एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है। अनइंटरेस्टेड का मतलब हुआ कि किसी चीज में आपकी क्या है, अरुचि है, उसमें आप रुचि नहीं लेते, ठीक है, वो अनइंटरेस्टेड होता है। अब जैसे मान लो मैं ये कहूं, आई एम डिसइंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, ये गलत हो गया। आई एम अनइंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, यानी मेरी रुचि नहीं अंग्रेजी पढ़ने में। लेकिन वहां पे देखिए, अब इसका पहले इसका भी अर्थ बता दूं। डिसइंटरेस्टेड माने होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल, या उसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब देखिए कितना अलग वर्ड है ये। न्यूट्रल, उदासीन है। उदासीन का मतलब ऐसा है कि ना आपको इधर से मतलब है ना उधर से मतलब है, मतलब आप न्यूट्रल हैं, इम्पार्शियल हैं, मतलब किसी पक्ष में नहीं है। तो ये अगर कोई किसी पक्ष का आप साथ नहीं दे रहे हैं तो यू आर डिसइंटरेस्टेड। अगर लेकिन मतलब किसी चीज में आप रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर अनइंटरेस्टेड। इन शब्दों का भी जो अंतर है वो आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में आता है। लेकिन हमारा विषय वस्तु वो नहीं था, यहाँ तो कुछ दूसरा है। जैसे इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टरेट्स, अब देखिए यहाँ क्या किया, अगर आप मेरे लिस्ट को ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था अगर एक मतदाता है तो भी वो इलेक्टरेट है, और कई मतदाता हैं या पूरे देश के मतदाताओं की बात होगी तो भी वो इलेक्टरेट ही रहेगा, वो इलेक्टरेट्स नहीं हो जाएगा। और देखिए यहाँ इसने शब्द को ही बिगाड़ दिया। तो यानी यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो गया, इस पार्ट में, यानी बी पार्ट में एरर है, ठीक है। यहां पर होगा इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टरेट, यानी पिछले चुनाव में मतदाताओं ने, यहां पे मतदाताओं का सेंस है और वो इलेक्टरेट ही होगा, क्योंकि इलेक्टरेट प्लूरल सेंस देता है। डिसइंटरेस्टेड मतलब उनकी जो उदासीनता थी उसने पजल, यानी मतलब लोगों को परेशान, किसको परेशान कर दिया, राजनीतिज्ञों को। भाई राजनीतिज्ञों को लगा कि क्या बात है कि भाई लोग अब चुनाव के प्रति इतने विमुख होते जा रहे हैं, ठीक है। द डॉक्टर डिक्लेयर, डॉक्टर ने यह घोषणा की, द पेशेंट्स इंटेस्टाइन, अब देखिए यहां पर इंटेस्टाइन वर्ड इस्तेमाल किया, वॉज भी इस्तेमाल किया। और आपको जो मैंने जहां तक अभी पढ़ाया है, इंटेस्टाइन मतलब पेयर में होता है, ये पेयर्ड ऑर्गन है, तो पहली बात वो इंटेस्टाइन नहीं होगा, क्या होगा वो होगा इंटेस्टाइन्स होगा। और वो ये वर्ब भी क्या आएगी उसके बाद, प्लूरल, यानी ये वर्ब होगी वेयर, ठीक है। तो डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि उसकी जो आते थी वो काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। आगे, ही वोर ए नाइस पेयर ऑफ लेदर, देखिए अब कितनी इसमें बड़ी आसानी, कितनी चालाकी से इस्तेमाल किया उसने। एक देखिए यहाँ पर भी देखिए ऑफ का प्रयोग देख लीजिए, यहाँ पर भी इस नियम को भी थोड़ा मजबूत करिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऑफ पे बेस और भी नियम है वो उसको बहुत पूछता है। लेकिन यहाँ आप ये जानिए कि ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो नाउन ऑफ नाउन ही रहेगा, या यहां इस पार्ट में नाउन ना होकर डिटरमाइनर हो सकता है, बस इतना हो सकता है। तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से चलती है, नाउन ऑफ नाउन हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट पार्ट, यानी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है और एक तरह से ऑफ के बाद ये इसका सेकंड पार्ट है, तो नाउन ऑफ नाउन में हमेशा वर्ब किसको एग्री करती है, नाउन, या इसमें जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा
यानी फर्स्ट पार्ट को एग्री करती है, ठीक है। तो ही वो, लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस में वर्ब है और यहाँ वर्ब वोर के हिसाब से चल रही है, तो क्योंकि जूता तो सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब किसके हिसाब से चल रही है, ही के हिसाब से। तो उसने पहने, क्या पहने, ए नाइस पेयर ऑफ, यानी काफी सुंदर जोड़ा किसका, ऑफ लेदर शू बोल गया, लेकिन वास्तव में होना चाहिए क्या, ये पेयर्ड है ना, तो ये पेयर्ड होगा इसलिए। और यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई नाउन है नहीं, कि इसके बाद कोई नाउन हो तो हो सकता है एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये नाउन के अर्थ में आया, तो यहाँ शू ना होके क्या होगा, शूज होगा, ठीक है। आगे, वर्मिन्स हैज ऑलवेज बीन हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो वर्मिन का मैंने क्या अर्थ बताया, वर्मिन का मैंने अर्थ बताया कि ऐसी चीजें जैसे कि मान लो चूहा है, और भी तमाम तरह के जानवर जैसे टिड्डा है, या तमाम तरह के ऐसे जानवर या कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम वर्मिन कहते हैं। तो वर्मिन, आप देखिए यहाँ पे हैज भी बोल रहा है, इसको भी गलत हो रहा है, तो क्या होगा, वर्मिन होगा, ये वर्मिन भी नहीं होगा और हैज ना होगा, क्योंकि वर्मिन क्या है, वर्मिन का अर्थ दे रहा है ये कई चीजों को एक साथ लेता है, जैसे चूहा या छछूंदर या जो भी और जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये प्लूरल है, तो इसके बाद वर्ब भी क्या होगी, हैज ना होके हैव होगी। लेकिन ये दोनों किस पार्ट में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। अब देखिए दोनों भी मिस्टेक बना सकता है, एक को भी मिस्टेक बना सकता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब आगे वाला एक क्वेश्चन कर देखते हैं। अब जैसे द जज ऑर्डर्ड, जज ने आदेश दिया कि एक्यूज्ड माने जो आरोपी हैं, एक्यूज्ड का अर्थ हुआ आरोपी, आरोपी इस पे आरोप लगा है, ठीक है। तो जज ने आदेश किया कि आरोपी की, देखिए यहां पर भी देखिए, यहाँ पे ऑफ, देखिए कितना प्रयोग होता है, आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा इस नियम का, ऑफ वाले नियम का प्रयोग होता है। आप देखिए ऑफ से, तो इधर एक नाउन, आरोपी एक नाउन व्यक्ति है, और इधर भी एक नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन, तो इसमें वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, लेकिन यहाँ चूंकि शुड आ गया यानी मॉडल वर्ब आ गई, तो वो वाली बात नहीं होगी हालांकि। तो यहाँ नाउन ऑफ नाउन में अगर वर्ब होगी तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से चलती है, लेकिन यहाँ इस नियम पे आधारित अभी कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग जिस नियम के तहत पढ़ रहे हैं उसके तहत देखें। तो जज ने आदेश दिया कि जो आरोपी की ये क्या कर दी जाए, शुड बी रिमूव्ड, हटा दी जाए। तो अब ये फेटर किसके अर्थ में आया है, बेड़ियों के अर्थ में आया है, बेड़ियों या जंजीरों, बेड़ियों या जंजीरों के अर्थ में आया है। तो अगर ये इस अर्थ में आया है तो ये फेटर ना होगा, क्या होगा, ये फेटर्स होगा, नाउन का गलत प्रयोग हो गया। तो द जज ऑर्डर्ड दैट द फेटर्स ऑफ द एक्यूज शुड बी रिमूव, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको रूल 3 पढ़ाया, जो कि इस पे आधारित था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कई चीज़ों को एक साथ भी लेके चलते हैं, तो वो प्लूरल होते हैं सेंस में, तो उनके बाद वर्ब या उनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब देखिए इस पर और भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मेरा बस ये प्रयास रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें और सफल हों। तो आप अगर हमारा थोड़ा सहयोग करिए, इस बात को और आगे तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक इस चैनल को पहुंचाइए और बताइए कि जैसे आपका सिलेक्शन हो वैसे और आपके साथियों का भी सिलेक्शन हो। और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगी। आप अगर हमारा सहयोग करिए, हमें आगे बढ़ने में आपके, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी जो है हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, और अगर सफल हो गए तो जैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट आज भी मुझको मैसेज करते हैं या तमाम मुझको रिप्लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विभिन्न पोस्टों पे हैं। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे जो भी पढ़े लगभग उसको मेरा बेनिफिट मिले और वो सेलेक्ट हो। तो ये प्रयास लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो इसका माध्यम आप बन सकते हैं। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हैव ए नाइस डे, गुड डे, बी हैप्पी।